ओके, सो फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो मैं कुछ एक चीजें आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं लास्ट क्लास से रिलेटेड। तो देखना, जहां पर आप लोगों को प्रॉब्लम जा रही थी वो कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो में। तो मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को, एक दो क्वेश्चन करवाता हूं जिससे आई थिंक वो कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो वाला पार्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखना, दो तीन क्वेश्चन हम करेंगे जल्दी से। ये क्वेश्चन है आपकी बुक में, पेज नंबर 5 में, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 5, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में मुझे नहीं देखा, एग्जाम्पल में डेफिनेटली ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन अभी हम लोग सबसे पहले करेंगे। तो देखो जल्दी से क्या लिखा है। लिखा है फाइंड इक्विवेलेंस क्लास। फाइंड इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास या कॉन्ग्रुएंस क्लास दोनों सेम होता है। फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 मॉड 5, ये आपको निकालना है। क्लियर ये चीज? ओके, तो हम ये कंसीडर करते हैं कि x जो है ये 3 का इक्विवेलेंस क्लास है। मतलब x वो नंबर है जिसको 5 से डिवाइड करने पे वही रिमाइंडर आएगा जो 3 को 5 से डिवाइड करने पे आता है। क्लियर ये चीज? तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, 3 इज इक्विवेलेंस क्लास x मॉड 5। क्लियर ये चीज? ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड करने पे 5 से सेम रिमाइंडर आता है। क्लियर ये चीज? इसका मतलब जब हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो उसको डिवाइड करेंगे जब 5 से, तो वो क्या आ जाएगा? 0 आएगा, वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। इसका मतलब 3 माइनस एक्स इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5। सो वी कैन राइट 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 लैम्डा। क्या ये चीज क्लियर हुई? ठीक है, तो यहां पर अगर हम इसको फर्दर x की वैल्यू अगर निकालनी तो इसको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, इसको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो 3 माइनस 5 लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x। क्लियर? अब लैम्डा की डिफरेंट वैल्यू रखते हैं। लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 2 3 इस तरह से, फिर उसके -1 -2 -3 इस तरह से। ठीक है, बताता हूं, रुक जाओ। x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? -2। 2 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? -7। 3 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? -15, और ये आ जाएगा -12। ठीक है, अब उसके बाद -1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? -1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? 8। -2 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू आएगी 13, और सो ऑन, इस तरह से डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये सारे वो जो वैल्यूज मिली हमको x की, ये सारे इसके कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो है या इक्विवेलेंस क्लास है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 8 लेता हूं, 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 3। 13 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 3। तो ये वो सारे नंबर है, इन नंबर को भी देख सकते हो, सब में क्या आएगा? रिमाइंडर 3 आएगा। क्लियर ये चीज? तो इन सबको बोलेंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3। समझ में आया ये चीज सबको? हाँ, अब तुम क्या पूछ रहे हो, लैम्डा कहां से आया? तो देखो क्या है, जैसे कि अगर मान लो ये नंबर है 3 और x, ये दोनों को 5 से डिवाइड करने पे सेम रिमाइंडर आता है। तो जो दोनों का डिफरेंस होगा वो 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो इसलिए हम इन दोनों के डिफरेंस को 5 टाइम्स समथिंग लिख सकते हैं। वो समथिंग कोई भी इंटीजर वैल्यू होगी, तो वो समथिंग को हम लैम्डा ले लेते हैं। और यहाँ लैम्डा इंटीजर होगा, इसलिए देखो मैंने इंटीजर की वैल्यू पुट की लैम्डा की, जिसके रेस्पेक्ट में मुझे एक्स की डिफरेंट वैल्यू मिली, जो कि 3 के इक्विवेलेंस क्लास है। क्लियर ये चीज? ओके, ऐसे एक दो क्वेश्चन और मैं देख लेता हूं। आंसर को रिप्रेजेंट आप ऐसे करोगे, x इज इक्वल्स टू, सबसे पहले सेंटर वाली वैल्यू लैम्डा 0 रखूंगा तो क्या हो जाएगा? 3। और लैम्डा की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये क्या आ रहा है? -2। लैम्डा की वैल्यू 2 रख रहा हूं तो क्या आ रहा है? -7, एंड सो ऑन। ठीक है, और उसके बाद लैम्डा की वैल्यू अगर मैं -1 रख रहा हूं तो ये क्या रहा है? 8। लैम्डा की वैल्यू -2 रख रहा हूं तो ये क्या रहा है? 13, एंड सो ऑन। तो ये इस तरह से सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये एक वैल्यू नहीं है, ये बहुत सारी वैल्यूज का सेट है। यही आपका आंसर होगा। हाँ, तो सेम टाइप का क्वेश्चन है वो। ठीक है, अब तुमने जो पूछा था कि लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ दैट, सो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू इज 3 ओनली। क्लियर हुआ ये चीज? क्लियर सबको? ओके।
हाँ, जीरो पुट कर सकते हैं, आपको सेम नंबर मिलेगा उस केस में जीरो पुट करने पे जो पहले था वही। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं जो हमने लास्ट क्लास में किया था क्वेश्चन। आई थिंक हमने क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्लास में कर लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 सिमिलर टाइप का है, वो बन जाएगा लास्ट डिजिट निकालने वाला। क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट टू डिजिट निकालने वाला बन जाएगा। यार क्वेश्चन नंबर 11 एक बार मैं बताऊं, बता देता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देख लो मेरे साथ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या बोल रहा है? लास्ट टू डिजिट ऑफ, हाँ, 2 मिनट शांत रहना, जब मैं बोलूंगा ना तब आप लोग डाउट पूछना, ठीक है? नहीं तो हम डिस्कशन में फंस जाएंगे और वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लास्ट टू डिजिट्स, लास्ट टू डिजिट्स ऑफ दिस, ये आपको निकालना है। क्लियर ये चीज? हम्म। तो देखो यहां पर जैसे कि मान लो 12579, इसके लास्ट टू डिजिट कौन से हैं? 79। और अगर इसको हम मॉड्यूलो के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम कैसे लिखेंगे? यस एग्जैक्टली, तो इसको हमको क्या लिखना पड़ेगा? दिस टर्म मॉड्यूलो 100। समझ में आया? क्योंकि 100 से जब इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा हमको? लास्ट टू डिजिट मिलेगा। क्लियर? तो इसने मॉड्यूलो दिया नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली हमको पता चल गया कि मॉड्यूलो क्या निकालना है हमको? 100 निकालना है। क्लियर ये चीज सबको? ओके, मॉड्यूलो 100 निकालना है, ये चीज हमको पता चल गई। अब उसके बाद इक्विवेलेंस क्लास की एक मॉड्यूलो, मॉड्यूलो की प्रॉपर्टी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, लास्ट क्लास में, जो शायद आप, हाँ, अगर ए और बी ये दोनों इक्विवेलेंस क्लास है फॉर मॉड्यूलो एन, अगर ये दोनों ऐसे हैं तो ए रेस टू पावर के और बी रेस टू पावर के ये दोनों भी इक्विवेलेंस क्लास होंगे फॉर मॉड्यूलो एन। क्लियर ये चीज? ये हम इसमें अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ 2 रेस टू पावर 20 बहुत बड़ा नंबर है इसलिए। क्लियर? कर सकते हैं, लेकिन अगेन हमको वो पावर तो लिखनी पड़ेगी ना। ठीक है, तो इधर देख लो, जैसे सबसे पहले हम ये देखते हैं, अगर हम सबसे छोटा नंबर ले, टू, टू मॉड्यूलो, टू मॉड्यूलो 100, तो वो क्या आएगा? 2 ही आएगा। फिर 2 का स्क्वायर मॉड्यूलो 100, तो वो क्या आएगा? 4 आएगा। 2 का क्यूब मॉड्यूलो 100, तो वो क्या आएगा? 8 आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर मैं 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 ऐसा जितना भी लेते चलूं, तो जो भी नंबर है वो वही आने वाला है। तो आप 2 की पावर देखो, 2 की पावर 1 होता है 2, 2 स्क्वायर क्या होता है 4, 2 क्यूब क्या होता है 8, 2 की पावर 4 क्या होता है 16, 2 की पावर 5 क्या होता है 32, 2 रेस टू पावर 6 कितना होता है 64, 2 रेस टू पावर 7 कितना होता है 128। तो ये 128 इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि वो 3 डिजिट नंबर है, 100 से बड़ा है। इसके पहले वाले सारे नंबर 100 से छोटे थे, तो अगर उनका मैं मॉड्यूलो 100 लेता तो मुझे वही नंबर मिलता। ठीक है, तो इसलिए ये वाला नंबर थोड़ा सा ठीक है, इससे हमको अच्छे से कैलकुलेशन मिल जाएगा। क्लियर ये चीज? तो हम यहां पर सबसे पहले 2 रेस टू पावर 20 निकालने के पहले हम 2 रेस टू पावर 7, 2 रेस टू पावर 7 मॉड 100 ये निकालते हैं। तो 2 रेस टू पावर 7 मॉड 100 कितना आएगा? 28। 28 क्लियर हुआ ये चीज? इसका मतलब 2 रेस टू पावर 7 और 28 ये दोनों क्या है? इक्विवेलेंस क्लास है फॉर मॉड्यूलो 100। क्या ये चीज समझ में आ गई? क्योंकि 2 रेस टू पावर 8 का मॉड्यूलो 100 भी 28 आएगा, और 28 का भी मॉड्यूलो 100 क्या आएगा? 28 आएगा। समझ में रिया? क्लियर? ओके। अब इसको हमको पावर को क्या बनाना है? पावर को बनाना है, पावर को बनाना है 20। ठीक है, तो अभी 20 बनाने के लिए दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देते हैं। होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 2 रेस टू पावर 7 का स्क्वायर मतलब वो क्या हो जाएगा? 2 रेस टू पावर 14। पावर को एक एक करके बढ़ाना है, तो यहाँ पर हम 2 रेस टू पावर 7 का स्क्वायर मतलब पावर मल्टीप्लाई होंगी ना, 7 2 जा 14 हो जाएगा ना। ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा? 28 का स्क्वायर आ जाएगा। ये दोनों भी क्या होंगे?
इक्विवेलेंस क्लास होंगे या मॉड्यूल कॉन्ग्रुएंस क्लास होंगे। क्लियर ये चीज? तो ये क्या हो गया 2⁴ और 28 का स्क्वायर कितना होता है? 28 का स्क्वायर जल्दी से कैलकुलेट करो तो 784 मॉड्यूलो 100। क्लियर हुआ यहां तक सबको ये चीज? तो ये दोनों भी क्या होंगे? इक्विवेलेंट क्लास होंगे। अब उसके बाद इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2⁴ और 784 का मॉड्यूलो 100 कितना होगा? 84। तो ये दोनों भी क्या होंगे? इक्विवेलेंट क्लास होंगे। समझ में आया कि नहीं ये चीज? अब इसको आगे और सॉल्व करना है क्योंकि हमको क्या लाना है? 2⁻20 लाना है। अब किससे मल्टीप्लाई करें इसको? 2⁻10 से। हम्म, कर सकते हैं 2⁻10 अगर लेंगे वैसा करके भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। मैं एक्चुअली क्या वो थोड़े छोटे नंबर्स पे सोच रहा था। 2⁻10 कितना होता है? 2⁻10 ये होगा 256। 2⁸ हो जाएगा 256। 2⁹ होगा 500। ये हो जाएगा 1024। 1024। तो 2⁻10 का जो मॉड्यूलो होगा वो कितना आएगा? 24 मॉड्यूलो 100। ठीक है। अब उसके बाद फिर स्क्वायर कर दो, ऐसा बोल रहे हो? तो 2⁻10 का स्क्वायर मॉड्यूलो 24 का स्क्वायर मॉड्यूलो 100। हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, चलेगा। तो ये 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 मॉड्यूलो 100। तो आंसर कितना आ जाएगा? 76। ठीक है। ये वाला कि मतलब मॉड्यूलो 100 क्यों लिए? क्योंकि यहां पर लिखा है लास्ट 2 डिजिट। तो लास्ट 2 डिजिट मतलब मॉड्यूलो 100, लास्ट 3 डिजिट मतलब मॉड्यूलो 1000। ठीक है, क्लियर ये चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। हाँ, रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? इट इज 7 PM currently. What is the time in next 1500 hours? तो 1500 आवर्स के बाद जो नेक्स्ट टाइम होगा वो क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर ये चीज? तो सबसे पहले टाइमिंग को हम 24 आवर्स वाले रिप्रेजेंटेशन में लिखते हैं। तो 7 PM का 24 आवर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? 12 + 7 दैट इज 19। ठीक है, 19 आवर्स ये हो जाएगा उस समय का टाइम। क्लियर? इसको इसमें 19 ऐड कर देते हैं। 19 ऐड करेंगे तो एडिशन पे ये क्या मिल जाएगा? 1519 ये आ जाएगा। समझ में है कि नहीं ये चीज? अब ये 1519 आवर्स के बाद 24 आवर्स में क्या टाइमिंग है वो हमको निकालना पड़ेगा। तो उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे? 1519 को 24 से डिवाइड कर देंगे। 24 से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट कितना? हाँ, सबसे पहले 7 PM जो है ना, 7 PM मतलब शाम का 7 बजे, उसको हम आवर्स में लिखेंगे 24 आवर वाले सिस्टम में। तो 12 + 7 हो जाएगा 19 हो गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि 15 आवर्स के बाद में कितना टाइम, कौन सा टाइम होगा AM PM में। तो हमने इसमें 1500 आवर्स में 19 आवर्स ऐड किया तो ये हो गया। क्लियर? अब इसको 24 आवर्स में देखते हैं। 24 आवर्स से डिवाइड करेंगे क्योंकि इसमें कुछ दिन होंगे ना। ठीक है, तो जब हम इसको 24 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले 24 नहीं 24 × 6, 24 6 ये हो जाएगा 144। डिफरेंस कितना आएगा यहाँ पर? 7 और ये 9। फिर 24 3 72, तो ये हो जाएगा 72। रिमाइंडर क्या आ गया? 7। इसका मतलब क्या हुआ? 63 कंप्लीट डेज हो जाएंगे। और कितने आवर्स हो जाएंगे? 7 आवर्स। क्लियर ये चीज? तो ये जो 63 कंप्लीट डेज और ये जो 7 आवर्स है, अब इस 7 आवर का मतलब क्या है? 7
अरे वो लोग नीचे ही वो लोग हैं, क्या करें। हाँ, तो ये क्या आ गया, 7 आवर्स आ गया, ठीक है। अब 7 आवर्स को आप AM PM में लिखोगे तो क्या होगा, वो 7 AM, तो आंसर क्या होगा, 7 AM। क्लियर ये चीज, बस इतना ही है। अगर वो 18 आवर्स आता तो क्या होता आपका आंसर, तो आंसर होता 6 PM। दैट्स इट, बस इतना ही करना है, समझ गए ये चीज। आ, अगर ये नंबर 12 या 12 से छोटा है तो AM, 12 से बड़ा है अगर वो नंबर, तो उसमें से 12 माइनस कर दो, जैसे 18, 18 12 से बड़ा है तो उसमें 12 माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा, 6। मतलब क्या होता है, 12 आवर वाले सिस्टम में 12 बजे के बाद जो होता है उसको फिर हम 1 बज गए ये बोलते हैं, लेकिन 24 आवर सिस्टम में उसको 13 14 ऐसा काउंट करते हैं, जैसे रेलवे की काउंटिंग होती है। ठीक है। हाँ, किसको। हाँ। हम्म, चलेगा, वो भी करेक्ट है। ठीक है, वो चलेगा मेरे ख्याल से, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा इजी रहेगा। आएगा उसमें भी आंसर। ये वाले में क्या इजी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ऐसा लग रहा है कि ज्यादा कैलकुलेशन नहीं रहेगा। ठीक है। ओके। ठीक है, हटा दो इसको मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज x प्लस वन इक्विवेलेंस क्लास 32 मॉड 7। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, x प्लस वन इक्विवेलेंस क्लास टू, इक्विवेलेंस क्लास टू 32 मॉड्यूलो 7। क्लियर ये चीज। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझो कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब x प्लस वन और 32 जब दोनों को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर सेम आएगा, यही मतलब हुआ इसका। तो 32 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 7 4 जा 28, 32 माइनस 28 मतलब क्या आएगा, 4। इसका मतलब x प्लस वन और 4 ये दोनों भी जो है वो कौन से इक्विवेलेंस क्लास है, कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो है। समझ में आई ये चीज। ठीक है। अब रिकॉल करना अभी जो मैंने तुम लोगों के साथ डिस्कशन किया था, अगर ये दोनों एक कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो हैं 7 के लिए, तो इन दोनों का डिफरेंस 7 से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब x प्लस वन माइनस 4 is completely divisible by 7 and we can write it as 7 lambda. Is it correct? So ये कितना हो जाएगा, x minus 3 is equal to 7 lambda. Okay? सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 लैम्डा प्लस 3। क्लियर ये चीज। अब आपको क्वेश्चन में क्या करनी है, x की वैल्यूज निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए लैम्डा पुट करो, 0 1 0, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स ओनली, 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 4 5। ठीक है। सो x की वैल्यू क्या आएगी, मैं यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे ही लिख देता हूँ। 0 पुट करेंगे तो 3, 1 पुट करेंगे तो 10, 2 पुट करेंगे तो 7 2 14 + 3 एंड सो ऑन। नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, -4, -2 -17, और ये हो जाएगा -11 एंड सो ऑन। क्लियर ये चीज। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है। अच्छा, हाँ, अगर लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू बोलता है देन इट विल बी 3। लीस्ट नहीं बोलेगा, तब हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू, तो फिर वो -4 होती है, बिकॉज -4 इज ग्रेटेस्ट नेगेटिव वैल्यू। क्लियर ये चीज। हाँ, सेम करते, बस यहां पर ये जो डिफरेंस अभी -3 आ गया वो -4 ही रहता, तो उधर पे जाके +4 बनता और वो चेंजेस होते। क्लियर। हटा दो इसको पूरा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, 14 क्वेश्चन है, 48 और उसके कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो टू 12 मॉड n, ये लिखा हुआ है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ n। अब यहां पर आपको n की वैल्यूज निकालनी है। सेम अप्रोच,
48 और 12 दोनों को n से डिवाइड करने पे रिमाइंडर सेम है, इसका यही मीनिंग हुआ. इट मींस 48 minus 12, this difference is completely divisible by n. Okay, so we can write it as n lambda, correct? Now the difference will be 36 is equal to n lambda. Okay, and n is equal to 36 upon lambda, correct? सो अब n की वैल्यू पुट करते हैं, n सॉरी लैम्डा की वैल्यू पुट करते हैं. तो ध्यान से समझना क्या क्या होगा. सबसे पहले n इज इक्वल्स टू लैम्डा की वैल्यू 0 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि 0 पुट करेंगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा ना वो चीज. 1, हाँ, हमको लैम्डा नहीं, हमको n निकालना है. क्वेश्चन में जो निकालना है हम उसी के टर्म्स में लिखेंगे ना. ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो ये क्या आएगा 36. लैम्डा की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 18. लैम्डा की वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 12. लैम्डा की वैल्यू 4 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 9. लैम्डा की वैल्यू 5 रखेंगे तो n इंटीजर नहीं आएगा, तो 5 इज नॉट वैलिड फॉर दिस. 6 रखेंगे तो क्या आएगा 6, एंड सो ऑन, जो भी आएंगी वैल्यू. समझ गए ना ये चीज. लैम्डा की नहीं, नहीं नहीं, मतलब नेगेटिव वैल्यू नहीं पुट करना है, सिर्फ पॉजिटिव ही रखो उसमें. तुम जगह चेंज कर दो, इधर बैठ जाओ, क्योंकि ना यहां तक हवा ही नहीं आती मेरे तक. ये सारे ही तो आंसर. अरे तो उसने उल्टे ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर में लिखा, मैंने 36 18 12 ऐसा लिख दिया. नहीं नहीं, लैम एन की वैल्यू ही आंसर है. अरे मैंने इस ऑर्डर में लिख दिया है. हाँ, किसकी, लैम्डा की वैल्यू. बिकॉज एन नेगेटिव आ जाएगा उस केस में, ये पॉजिटिव. देखो किसका, नहीं एक्चुअली क्या है, एन जो है आपका डिवाइजर वो नेगेटिव हो जाएगा ना, इसलिए उसको नहीं ले रहे हम लोग. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें. नेक्स्ट देखना क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 15. यस, तो क्या लिखा हुआ है, 57 कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो एक्स फॉर मॉड 4. तो क्या होगा आप लोग बताओ, इसको क्या लिखेंगे सबसे पहले. अच्छा, ये वही क्वेश्चन है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स. तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 57 माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 4 लैम्डा. अब उसके बाद x की डिफरेंट वैल्यूज निकालोगे. सो 57 माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल टू x. सॉल्व करो आप लोग खुद और आंसर बताने की कोशिश करो. Least positive value of x. So if you put lambda is equals to 1, you will get x is equals to 53, correct? When you put lambda is equals to 2, you will get x is equal to what? 4 2s are 8, 57 minus 8 is 49. Lambda is equals to 14. 14 4s are 56. So lambda x is equals to 1. और 15 रखोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव. तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x इज 1. हाँ हाँ, समझ में है ना रिया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें. तो वो तो नॉट डिफाइन हो जाता ना, क्योंकि वो तो इनफाइनाइट तक जाएगा ना. हटा दो इसको मैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो जिनका ये हो गया है.
अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड कॉन्ग्रुएंस क्लास ऑफ 4 मॉड 7, 4 मॉड्यूलो 7 का कॉन्ग्रुएंस क्लास निकालना है। क्लियर ये चीज? तो कैसे निकालेंगे? हम कंसीडर करेंगे कि x इज कॉन्ग्रुएंट क्लास ऑफ 4, सो वी कैन राइट लाइक दिस, करेक्ट ये स्टेप। सो फर्दर 4 माइनस x इज इक्वल टू 7 लैम्डा। क्या क्या बोल रहे हो? हाँ लिख सकते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है? हाँ चलेगा ना। हाँ बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन वो जैसा रिप्रेजेंटेशन है बुक का हम वो फॉलो करेंगे ना। हाँ बिल्कुल आएगी ना, लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे एक्स की अलग अलग, बिल्कुल। हाँ सारी वैल्यू आंसर होंगी उसकी। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल लैम्डा इज इक्वल्स टू मैंने 1 पुट किया, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी -3। लैम्डा इज इक्वल टू मैंने 2 पुट किया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 2 जा 14 -14, सो विल गेट -10। लैम्डा इज इक्वल टू मैंने 3 पुट किया, 7 3 जा 21 -21 प्लस 4, सो यू विल गेट -17 एंड सो ऑन। क्लियर ये चीज? फिर नेगेटिव वैल्यू भी पुट करेंगे तो बहुत सारी वैल्यू आएंगी। तो देखो उसके आंसर में भी वैसे ही लिखा होगा, बहुत सारी वैल्यू। हम्म। हाँ ये एक और रिप्रेजेंट, कैसे पूछा? ऐसा वाला 4 ब्रैकेट मॉड 7 इज इक्वल्स टू, क्या बोल रहा? इज इक्वल टू एक्स, ऐसा बोल रहा? एक्चुअली उसको लिखने का प्रॉपर तरीका तो यही है, ये कॉन्ग्रुएंस 4 कॉन्ग्रुएंट एक्स, इस तरह से लिखना ज्यादा सही है। ठीक है, बुक में आंसर कैसे रिप्रेजेंट किया है? हाँ कैसे लिखा है बताओ बुक में आंसर? 4 प्लस -7 ऐसा लिखा है एग्जैक्टली exactly, उसने क्या किया देखो मैं बता रहा हूँ, बुक के आंसर से अगर आपको मैच करना है, इसने लिखा x इज इक्वल टू 4 -7 लैम्डा, ऐसा है। तो उसने फर्स्ट उसने क्या किया, x इज इक्वल टू, सबसे पहले लैम्डा इज इक्वल टू रखा 0, 0 रखोगे तो ये क्या आएगा 4, ठीक है। फिर लैम्डा इज इक्वल टू रखा +1 और -1 दोनों एक साथ। अगर लैम्डा +1 रखते हो तो ये क्या हो जाएगा 4 -7, अगर लैम्डा -1 रखते हो तो ये क्या हो जाएगा 4 + 7, इसलिए उसने ऐसा लिख दिया। समझ में आया कि नहीं ये चीज? फिर उसके बाद अगर लैम्डा इज इक्वल्स टू +2 रखते हो तो क्या आ जाएगा 4 -14, और -2 रखते हो तो क्या आ जाएगा 4 + 14, तो उसको -+14 ऐसा लिख दिया। ऐसे ही लिखा है क्या? हाँ। फिर उसके एंड सो ऑन, इस तरह से उसने लिख दिया। उसके आंसर से कंफ्यूज नहीं होना है, आप ऐसे आंसर लिखो तो भी वो करेक्ट है। क्लियर ये चीज? हटा दो इसको मैं। ओके नेक्स्ट। अब जो क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19 है, इन क्वेश्चंस के लिए कुछ थोड़ा सा एक नया टॉपिक मुझे बताना पड़ेगा। शॉर्ट है, बहुत सिंपल है, समझ लेना। पेज नंबर 7 ओपन करना, पेज नंबर 7, और इसमें सबसे बॉटम में आपको दिख रहा है एडिशन मॉड्यूलो एम, ये लिख लो, एडिशन मॉड्यूलो मॉड्यूलो एम। क्या होता है एडिशन मॉड्यूलो एम? इसको पहले रिप्रेजेंट करते हैं, ए प्लस यहां पर एम लिखते हैं और ये हो गया बी, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी मॉड्यूलो एम if a plus b is greater than or equals to m, and it is directly equal to a plus b if a plus b is less than m। ठीक है, ये मॉड्यूशन एडिशन मॉड्यूलो है। सुनने में बड़ा टफ लग रहा है लेकिन है बहुत इजी इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आप ये चीज जो लिखा है इसको अगर आप नहीं भी जानते
तो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन है नोटेशन तो है, अब वो बताना तो पड़ेगा। ठीक है, तो बताओ इसका क्वेश्चन एक बार। तो पेज नंबर 9 में देखना, क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 17 में फर्स्ट पार्ट पहले सब क्वेश्चन पे ध्यान दो, फिर उसके बाद में सॉल्यूशन बताओ। क्या लिखा है, फाइंड एडिशन मॉड्यूलो 7 इफ ए एंड बी आर 12 एंड 6 रेस्पेक्टिवली। तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, उस क्वेश्चन में बताओ एक बार। क्वेश्चन 7 के फर्स्ट में ए कितना है और बी कितना है। ए 12 है और बी क्या है, बी 6 है। आपको क्या निकालना है, मॉड्यूलो एडिशन मॉड्यूलो 7, यही निकालना है एडिशन। हाँ हाँ, एडिशन मॉड्यूलो 7 अगर बोल रहा है ना, तो यूजुअली देखो कैसे करते हैं, इससे पहले समझा दें। पहले दोनों को सम करो, दोनों का सम कितना आएगा 18। 18 जो है वो m मतलब 7 से बड़ा है, ठीक है। तो 18 का मॉड्यूलो m ले लो, 18 को 7 से डिवाइड करो तो क्या बचेगा रिमाइंडर। 7 से डिवाइड करेंगे 18 को तो 4 बचेगा ना, 4 बचेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, आप ये लिखोगे 12 प्लस 6 मॉड्यूलो 7 and that is equal to 18 मॉड्यूलो 7 एंड दैट इज इक्वल टू 4। ये होगा आपका आंसर। क्लियर ये चीज। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बस आप इसका यूज कर सकते हो। रिप्रेजेंट कैसे करोगे, 12 एडिशन मॉड्यूलो 7 6, 12 एडिशन मॉड्यूलो 7 6, 12 एडिशन मॉड्यूलो 7 6 दैट इज इक्वल टू 4। समझ में आई ये चीज। बट इंटरनल ऑपरेशन बड़ा सिंपल है, दोनों नंबर को ऐड करो, जो मॉड्यूलर है उससे डिवाइड कर दो। क्लियर ये चीज। अब आ सकते हैं 1 मार्क के लिए, तो आ सकते हैं ये वाले क्वेश्चंस। ये वाले क्वेश्चन पहले कोर ग्रुप में हुआ करते थे, मॉड्यूलो ऑपरेशन के एक पार्ट में हुआ करता था, उसमें आता था ये बाइनरी ऑपरेटर्स के अंदर। अभी डिलीटेड है 4-5 सालों से। हाँ, तो देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इसी के बाद वाला क्वेश्चन। फाइंड एडिशन मॉड्यूलो 19 if a and b are 8 and 16 respectively। ठीक है, a और b गिवन है 8 और 16, तो 8 और 16 का एडिशन कितना होगा 14। 14 मॉड्यूलो 19 क्या होगा 14। दैट्स इट, हो गया वही आंसर। समझ गए ये चीज। सॉरी 9 है क्या, मैं 19 सोच रहा था। 19 तो है ना, तो फिर कैसे 14 होगा ना। 14 को डिवाइड करोगे 14 मॉड्यूलो 19, 14 को डिवाइड करोगे 19 से। तुम लोग 9 से कर रहे थे क्या। अच्छा 4। ओके ओके ओके, क्लियर सबको ये चीज ना। अब देखो सेम चीज ना मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो और सब्सट्रैक्शन मॉड्यूलो में है। तो आप लोग अपनी बुक में ही पेज नंबर 8 पे देखना, सबसे टॉप पे वो सब्सट्रैक्शन मॉड्यूलो दिख रहा है, उसमें भी वही करना है, डिफरेंस देखना है और उसके मॉड्यूलो निकाल देना है। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में भी वही करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, मॉड्यूलो निकाल लेना है। खाली रिप्रेजेंटेशन समझ लो उसमें जो लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है, फाइंड सब्सट्रैक्शन मॉड्यूलो 8 इफ ए एंड बी आर 15 एंड 4 रेस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले क्या करोगे, 15 माइनस 4 कितना आएगा 11। 11 का मॉड्यूलो 8 क्या होगा 3। आंसर हो गया 3, खत्म। समझ गए ये चीज। उसका सेकेंड पार्ट क्या लिखा है, मॉड्यूलो 12 निकालना है, ए और बी गिवन है, तो सब्सट्रैक्शन मॉड्यूलो निकालना है ना। तो 20 माइनस 12 करोगे, डिफरेंस कितना आएगा 8। 8 मॉड्यूलो 12 क्या होगा आंसर 8। 8 मॉड्यूलो 12 आंसर इज 8। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर एकदम बेस्ट टाइमिंग है, मैं तो हर टाइमिंग पे रखता हूँ मैथ्स क्लास।
ओके, क्वेश्चन नंबर 19। सुबह अगर मैं रखता ना तो तुम लोगों के लिए मुझे हड़बड़ी हो जाती, फिर उसके बाद कोई दूसरी क्लास, तो जल्दी खत्म करो। अभी मैं एकदम रिलैक्स होके पढ़ा सकता। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 8 इफ ए एंड बी आर 5 एंड 7 रेस्पेक्टिवली। तो पहले 5 और 7 का प्रोडक्ट, 7 5 का कितना होता है 35, 35 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 3। दैट्स इट, वो आंसर। लास्ट का आंसर रिया करेगी। ये कोटेशन लिखा हुआ है ना यहाँ पर, इसको एक बार पढ़ लेना। क्या लिखा है? सो मिस्टेक करो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उसको आइडेंटिफाई करके इंप्रूव करो। यस, सो आंसर इज 0। हाँ, रिमाइंडर देखते, क्वेश्चन नहीं देखते। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में ऐसी गलती करके नैना गलत कर दी एकदम। ठीक है, हटाओ इसको मैं। ओके, सो मॉड्यूलो एन जो है ना, तो एन डिवाइजर होता है, इतना समझ लो। ठीक है, हटा दूं मैं, हो गया। आगे बढ़े क्या? तो अब इसमें ना ये वाला पार्ट हो गया फंक्शन। सेकंड एक्सरसाइज तो डिलीटेड है, सीधा थर्ड एक्सरसाइज पे आते हैं। हाँ, एलिगेशन एंड मिक्सचर। कौन कौन सा डिलीटेड है मैं बता देता हूं। इसमें बहुत सारे डिलीटेड है एक्चुअली, 3 एक्सरसाइज डिलीटेड है इसमें से। ठीक है, कौन कौन से डिलीटेड है, एक सेकेंड आप लोग मार्क कर लो। हाँ, वो है ना। हम्म इसमें 1.2, 1.5 और 1.8, ये 3 एक्सरसाइज डिलीटेड है। 1.2, 1.5, 1.8। 1.3 क्लास 10th वाले है, मैं तो नहीं पढ़ाऊं, वो आगे है। हाँ, तो इधर इधर ध्यान से समझना, ये जो एक डायग्राम है इसको बस नोट डाउन कर लेना, तो फिर आपके लिए यूजफुल हो जाएगा इसको सॉल्व करना। ठीक है, कंसंट्रेट करना, तो जल्दी समझ में आ जाएगा, अगर कंसंट्रेट नहीं करोगे तो मुश्किल जाएगा ना। हाँ, नहीं, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। हाँ, हम्म नहीं नहीं, उसको निकालना पड़ेगा एक्चुअली। हाँ, वो प्रॉफिट प्रॉफिट से निकालना पड़ेगा। मैं बताऊंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा पूरे। क्वांटिटी। हाँ, एक्सप्लेन। इंग्रेडिएंट वो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, वो बुक में पूरा लिखा हुआ है, मैं लिख दिया बस यहाँ पर, जस्ट बिकॉज सामने दिख जाए तुम लोगों को। ये डायग्राम इसलिए मैंने बना दिया क्योंकि वो नहीं बनाओगे तो चलेगा, लेकिन वो उससे अच्छे से समझ में आता है, मिस्टेक नहीं होती है। ठीक है, ओके।
तो अभी इधर ध्यान देना, इसको एक सिंपल एग्जांपल से बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप एक मिक्सचर बना रहे हो, मिक्सचर मतलब वो जो घर में हम लोग मिक्सचर यूज करते हैं ना, वो उसमें आप सिर्फ दो इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हो। वो दो इंग्रेडिएंट्स मैं ये ले लेता हूँ, एक सेव यूज कर रहे हो, ठीक है, और दूसरा यूज कर रहे हो काजू, ठीक है। तो किसका कॉस्ट ज्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस किसका ज्यादा, काजू का, इसका ज्यादा होगा, और इसका क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो अगर मान लो आपको ये पता है कि काजू का प्राइस जो है 100 रुपीज 100 पर केजी, मैं एक अंदाजा ले रहा हूं, ठीक है, रुपीज 100 पर केजी है। और जो सेव है उसका कॉस्ट प्राइस है रुपीज 20 पर केजी, समझ रहे हो। और अगर आपको जो मिक्सचर बनाना है उसका आपको जो प्राइसिंग चाहिए वो रुपीज 70 पर केजी बनना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज। तो दोनों को मिक्स करेंगे तो कुछ कॉस्ट इन दोनों के बीच में आएगी। तो यहां पर ये तीन चीजें आपको समझना है। ये है चीपर इंग्रेडिएंट का कॉस्ट प्राइस, मतलब कि सी। क्लियर हुआ ये चीज। ये है डियरर इंग्रेडिएंट का कॉस्ट प्राइस, मतलब कि डी, जो महंगा वाला है। और ये है मीन कॉस्ट प्राइस, मतलब कि जो आपको दोनों को मिक्स करने के बाद इतना कॉस्ट प्राइस आपको चाहिए। तो आपको किस रेशियो में काजू और सेव दोनों को मिक्स करना पड़ेगा, वो रेशियो निकलेगा इस फॉर्मूले से। क्लियर ये चीज। तो क्वांटिटी ऑफ चीपर अपॉन क्वांटिटी ऑफ डियरर इंग्रेडिएंट इज इक्वल टू डी माइनस एम। तो डी माइनस एम मतलब कि 100 - 70 डिवाइडेड बाय m माइनस सी, मतलब क्या हो जाएगा 70 - 20। क्लियर ये चीज। तो ये रेशियो कितना आ जाएगा, 30 / 50 या फिर 3:5। क्लियर ये चीज। ये m क्वेश्चन में गिवन होगा। क्लियर ये चीज। और रेशियो निकालना होगा। कुछ क्वेश्चन में रेशियो गिवन होगा, m निकालना होगा। कुछ क्वेश्चन में रेशियो m गिवन होगा, d निकालना होगा। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ ठीक है। नहीं, तुम सही बोल रहे हो, ये चीज तो लॉजिकली इस वैलिडेट होनी चाहिए। बिल्कुल वो चीज वैलिडेट हो रही है। उसका रीजन मैं बता रहा हूँ आपको, समझो इधर पे। क्योंकि ना, अगर देखा जाए दोनों का एवरेज प्राइसिंग, दोनों अगर सेम क्वांटिटी में डलेंगे तो एवरेज कितना आएगा, 60। लेकिन दोनों का एवरेज से ज्यादा प्राइसिंग है, मतलब ज्यादा यूनिट हम काजू का डाल रहे हैं और कम यूनिट हम सेव का डाल रहे हैं। समझ में आया कि नहीं। अगर सेम क्वांटिटी में डालते तो उस केस में क्या आता, 60 रुपीज 60 पर केजी आता। अगर आपको इसकी प्राइसिंग और कम करनी, मीन प्राइसिंग और कम करनी, सपोज अगर आपको उसकी कॉस्ट प्राइस रिड्यूस करके 40 करनी है या 30 करनी है, सपोज 30 करनी है, तो उस केस में ये रेशियो क्या आएगा, अब ये देख लो। अगर 30 करनी है तो सबसे पहले क्या निकालोगे, डी माइनस एम, मतलब कि 100 - 30 डिवाइडेड बाय एम माइनस सी, मतलब क्या हो जाएगा 30 - 20। तो कितना जाएगा 70/10, दैट इज इक्वल टू 7:1। तो अब हम चीपर इंग्रेडिएंट जो है वो ज्यादा डाल रहे हैं और डियरर इंग्रेडिएंट कम डाल रहे हैं। क्लियर हुआ। अब हम लोग यहाँ मिक्सचर वाला मिक्सचर नहीं बना रहे हैं, हम लोग खाली कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अभी तो लंच के बाद रखा इसलिए हटा दो मैं ये। ओके। सो ये सबको क्लियर हो गया ना सारी चीजें। अब ये वाले डायग्राम का एडवांटेज क्या है सबसे बड़ा, पता है मुझे जो लगा, फील हुआ कि आप इस ऑर्डर में चलोगे, डी एम फिर सी, समझ रहे हो, डी माइनस एम एम माइनस सी। ठीक है, डी माइनस एम एम माइनस सी, चीपर अपॉन डियरर, दैट्स इट। ओके। सो इसके दो फॉर्मूले हैं एक्चुअली। ये फर्स्ट वाला है, पहले हम उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर रिपीटेड डाइल्यूशन के क्वेश्चंस करेंगे। उसके कम क्वेश्चंस हैं। रिपीटेड डाइल्यूशन में क्या होता है, हम रिपीटेडली उस चीज को डाइल्यूट करते जाते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कोचिंग में। क्वेश्चन नंबर 1 देखना अपनी एक्सरसाइज 1.3 से। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। रिया क्वेश्चन पढ़ना। हाँ तो सिंपल है, देखो यहां पर आपको 3 चीजें गिवन है। सबसे पहला सी, डी और एम। तो सी चीपर इंग्रेडिएंट का कॉस्ट प्राइस कितना है 85, डियरर का कितना है 100 और मीन 92 और रेशियो आपको निकालने बोल रहा है। तो सिंपल ये जो यहां पर हमने यूज किया डी माइनस एम डिवाइडेड बाय एम माइनस सी, सो बिल्कुल बना सकते हो 8 upon 92 minus 85 that is 7, so answer is 8:7, that's it। क्लियर ये चीज। अब क्वेश्चन नंबर 2 ये हटा दो मैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना। हम्म तो अब यहां पर आपको एम क्वेश्चन मार्क है, सी गिवन है, डी गिवन है और रेशियो गिवन है। सी कितना है और डी कितना है बताना। डी 180 है और रेशियो 2:3, 2/3। सो सिंपली हम ये लिख देंगे डी माइनस एम अपॉन एम माइनस सी इज इक्वल्स टू 2/3। क्लियर। अब वैल्यू पुट कर देंगे तो डी के प्लेस पे 180 माइनस एम डिवाइडेड बाय एम माइनस 120 इज इक्वल्स टू 2/3। सॉल्व करोगे आपको मीन प्राइस मिल जाएगा। तैयारी करके आई क्लास के लिए। मैं तेरे को कॉल करके बोली थी कि मैं क्या हुआ? हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर। जल्दी सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 बन गया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो एक बार क्या लिखा हुआ है। इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स 2 varieties of tea 180 and 200 per kg। तो C is equals to 180, D is equals to 200 respectively, so that selling the mixture at rupees SP given है, ये SP given है, selling price that is equals to what 216.2। एक मिनट क्या लिखा हुआ है सो दैट सेलिंग द मिक्सचर एट अ रेट ऑफ, क्लियरली लिखा ना सेलिंग द मिक्सचर एट अ रेट ऑफ। सो for this selling price he will be gaining 15%। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, सुन लो पहले, समझ लो। इधर पे देखो ये सेलिंग प्राइस गिवन है और उसका जो कॉस्ट प्राइस है ना वो एक्चुअली एम होगा, जो हमको पता नहीं है। सीपी जो है वो एक्चुअली क्या है
m है जो हमको पता नहीं है। क्लियर ये चीज? तो अभी ये टर्मिनोलॉजी इसमें निकालना क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में निकालना है रेशियो, निकालना है ना, किस रेशियो में ऐड कर, और रेशियो निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? m चाहिए। क्लियर ये चीज? अब ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन आगे आने वाले कई पॉइंट्स में, टॉपिक्स में यूज होगा। प्रॉपरली समझना, ठीक है? मतलब हो सकता है आप समझ जाओ, लेकिन उसको सीक्वेंशियली समझना क्या है। देखो, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू क्या होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यही होता है, ठीक है? प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है? और अगर परसेंटेज प्रॉफिट की बात कर रहा है तो उसका मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ये होता है परसेंटेज प्रॉफिट। ये चीजें आप लोगों को नोट कर लेनी चाहिए, अगर याद नहीं है तो याद है तो अच्छी बात है, ठीक है? ये चीज क्लियर? किसी को कुछ पूछना है ये? ओके। अभी आपको क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस गिवन है और क्या गिवन है? परसेंटेज प्रॉफिट गिवन है। परसेंटेज प्रॉफिट कितना गिवन है बताओ? 15% गिवन है। क्लियर ये चीज? और हमको यहां पर निकालना है कॉस्ट प्राइस, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? जो अभी मैंने सबसे लास्ट में लिखा, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। समझ में आई ये चीज? तो हम यहां पर सारी वैल्यू पुट करेंगे। परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो गया? 15, दैट इज इक्वल्स टू, राइट साइड में सेलिंग प्राइस कितना है? 216.2, माइनस कॉस्ट प्राइस को मैं ले लेता हूं m, डिवाइडेड बाय m इंटू 100। क्या ये चीज सबको क्लियर हो गई? फर्दर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा? 15m इज इक्वल्स टू, ये जब मल्टीप्लाई होगा 100 दोनों से तो ये क्या हो जाएगा? 21620 माइनस 100m, ऐसा ही होगा। ये माइनस 100m उधर जाएगा तो 115m इज इक्वल टू 21620, ऐसा ही होगा। तो m इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 21620 डिवाइडेड बाय 115। क्लियर ये चीज? अब ये 21620 को 115 से डिवाइड करो, तो 21620 डिवाइडेड बाय 115, यू विल गेट 188। m इज इक्वल्स टू 188। तो ये जो 188 मिला, ये आपका क्या है? कॉस्ट प्राइस है। हाँ, गलत आएगा, बिल्कुल सही समझा। वैसे ही कर रहा था ना? हाँ, वो गलत इसलिए आएगा क्योंकि क्योंकि वो कॉस्ट प्राइस का 15% है। प्रॉफिट इन परसेंटेज जो है ना, वो कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है। तो इसका 15% जो है वो और कम हो जाएगा, वो अलग है वो कंसेप्ट, ठीक है? ओके। तो ये m की वैल्यू मिल गई, इसीलिए फॉर्मूले के टर्म्स में याद रखो, बड़ा आसान रहेगा, आप लोगों को गलती नहीं रहेगी। अब इसके बाद आपको क्या करना है? रेशियो निकालना है, तो सिंपली d माइनस एम बाय m माइनस सी निकालो, यू विल गेट द रिजल्ट। तो d माइनस m, इट इज 200 माइनस 188 divided by 188 minus 180, so it will be 12 by 8, 4 3s are 4 2s are, so answer is 3:2। क्लियर? हटा दो इसको, कोई डाउट तो नहीं? नहीं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं स्टार्टिंग में, तुम लोगों को कौन, तुम लोग बड़े अजीब है क्या? मतलब जो पढ़ना है उसके लिए क्यों इतना आलस करते हो? उसको बनाओ ना, कुछ एक आध दो कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर उसके बाद मैं स्किप कर दूंगा, फिर लास्ट के एक आध दो बता दूंगा, है ना? मतलब मैं बताया ना कल, एक इंपॉर्टेंट चीज बताया कि जो पढ़ रहे हो उसको एकदम स्ट्रांग कर लो, ऐसा नहीं आधा अधूरा कि उसके कुछ बन रहे कुछ नहीं बन रहे। उस समय रिकॉर्डिंग ऑफ कर दिया था जब ये बोल रहा था। हम्म, नहीं नहीं, ऐसा मैं स्विच नहीं करूंगा बार बार, ठीक है? एक फ्लो बनता है, फिर वो बिगड़ता है, फिर वो अच्छा नहीं रहता। ये हटाऊं मैं?
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 5। रिया तो नैना तुम्हारा कौन सा डाउट है? बाकी लोग क्वेश्चन 5 बनाओ। हम्म। 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 हाँ, मतलब रेशियो का एक पार्ट है, वो रेशियो नहीं है एक्चुअली। हाँ। हम्म। शुगर भी हाउ मेनी केजी, हाँ क्वांटिटी निकालनी है। बन गया सिक्स्थ क्वेश्चन। हाँ हाँ, एम, क्या एम? हाँ, अब आपको क्या गिवन है इसमें? हाँ, परसेंटेज गेन। तो वो फॉर्मूला यूज कर लेना जो अभी मैंने बताया था। बताऊं क्या लिखा है? अ शॉपकीपर मिक्सेस टू वेराइटीज ऑफ राइस, 161 केजी। ये हो गया सी। डी की वैल्यू हो गई 179 पर केजी इन द रेशियो 4:5:4। सो सबसे पहले ये आ जाएगा डी माइनस एम, मतलब 179 है ना ये, 179 माइनस एम डिवाइडेड बाय एम माइनस 161 इज इक्वल्स टू 5/4। ऐसे ही किया था। थ्री थ्री एट जीरो को 169 से, पहले 3 से डिवाइड होगा। 3 से कैसे डिवाइड? अच्छा हाँ, 13 से डिवाइड करना पड़ेगा मतलब सीधा। कौन सा?
ये फॉर्मूला कहाँ से लिखा, डिराइव किया है? दिखाओ नेक्स्ट। हाँ 6th एक और ट्राई कर लो। हम्म। एक्स प्लस एक्स अपॉन 10 सेलिंग प्राइस, ठीक है। हाँ 1 मिनट ना। हाँ सही तो किया है। ऐसा ट्राई करके टेस्ट करके देखा क्या? हम्म। ठीक तो है, इसमें सही आना चाहिए आंसर तो। लेकिन यहाँ पर जो साइड में लिखा वो किधर लिखा, ये वाला लिखा ना। हाँ SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस ये। हम्म। हाँ ठीक है, सही है, सही है। 1 मिनट में आया ना। वो चीपर अपॉन डियरर होता है ना रेशियो। हम्म। एक मिनट, एम की वैल्यू कितनी आई उस क्वेश्चन में? एम इज इक्वल्स टू 42। सी इज इक्वल्स टू कितना गिवन है चीपर वाले का? 35। और डी इज इक्वल्स टू गिवन है 45। तो देखो डी माइनस एम अपॉन एम माइनस सी, ये हो जाएगा 3/7। दैट इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा? 30/x, करेक्ट। एक्स यूनिट हम सेकंड वाले का मिक्स कर रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो।
सो x इज इक्वल टू 30 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 3, तो यह जाएगा x इज इक्वल्स टू 70 kg। क्लियर? ठीक है, हटा दो इसको मैं। अब देखो नेक्स्ट लास्ट के कुछ ट्रिकी क्वेश्चन देख लो। जैसे कि नीचे 16th क्वेश्चन एक है, 12th, अच्छा 7th वाला भी बता दूं क्या? क्या? अरे ये इससे निकला ना, सब वैल्यू पुट करोगे तो ये रेशियो मिलता है ना। हटा दो इसको मैं। ओके, 30/x तो वाले जो चीपर वाला है उसकी 30 kg ऐड कर रहे हैं, तो डियरर वाले की कितने kg ऐड कर रहे हैं, तो हमने अज्यूम किया x kg ऐड कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। हटा दो ये। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लो, उसमें एक्चुअली 3 क्वांटिटीज है, तो उसको समझना। 3 varieties A, B and C of rice are mixed together in a ratio 4:1:1. Okay, respectively. The cost price of B, ये A is to B is to C का रेशियो गिवन है, जिस रेशियो में हम ऐड कर रहे हैं। अब इसमें लिखा है कॉस्ट प्राइस ऑफ बी, कॉस्ट प्राइस ऑफ बी गिवन है, कितना गिवन है भाई बताओ तो। क्वेश्चन नंबर 7 कितना? 82। हाँ, सी का कितना है? 90। एम इज इक्वल्स टू क्या है? 94। अब क्या निकालना है? ए की कॉस्ट प्राइस निकालनी है। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या है, जिसमें 3 क्वांटिटीज ऐड होती है ना, वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना पहले हम फर्स्ट 2 पे फोकस करते हैं। तो अगर बी और सी पे फोकस करें, बी और सी पे क्यों? क्योंकि उनका हमको गिवन है कॉस्ट प्राइस क्या क्या है, समझ में आ रहा है ये चीज? ठीक है, और दोनों सेम रेशियो में ऐड हो रहे हैं, 1:1, मतलब दोनों आधा आधा ऐड हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो दोनों को जब मिक्स करेंगे तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, एवरेज क्रॉस प्राइस कितनी होगी, या मीन क्रॉस प्राइस कितनी होगी इन दोनों को मिक्स करने के बाद? दोनों का एवरेज हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा? 82 + 90 डिवाइडेड बाय 2, इतना ही होगा ना। तो कितना आएगा दोनों का एवरेज? 86। क्या जाएगा? 86 रुपीज, 86 पर केजी। क्लियर ये चीज? आया समझ में ये? हम्म। तो बी और सी को मिला के जो मिक्सचर बन रहा है, उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो है ₹86 पर केजी। ठीक है, हाँ क्योंकि 1:1 सेम रेशियो में ऐड कर, तो फिर वो अलग उस फॉर्मूले से निकालते, वो D-M/M/C। हाँ हाँ, एम कहा 94 दिया? एम इन दोनों के केस में निकालने के लिए एम थोड़ी 94 है, एम तो तीनों का मिला के मीन वो है ना। अगर तुम उस फॉर्मूले से निकाल रहे हो तो पहले सिर्फ बी एंड सी के लिए अलग से निकालोगे, तो बी एंड सी के लिए क्या हो जाएगा? D-M/M/C, दैट इज इक्वल्स टू 1:1, ये गिवन है। तो इसके अकॉर्डिंग D-M इज इक्वल टू M-C हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो। समझ में आई ये चीज? M वाली टर्म इधर जाएगी, C वाली टर्म इधर जाएगी, तो D + C इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2M। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? D+C डिवाइडेड बाय 2। समझ में आई ये चीज? तो अगर दोनों सेम रेशियो में ऐड हो रहे हैं तो जो कॉस्ट प्राइस मिलेगी वो कैसी होगी? दोनों की एवरेज से डायरेक्टली, ऐसा ये ऐसे करके निकालो या फिर डायरेक्टली एवरेज कर दो, दोनों का मतलब सेम है। क्लियर ये चीज? हाँ, अभी ट्विस्ट यहां पर आएगा, समझना कि अब जब हम बी और सी को मिला के जो क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं और ए की क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं, वो किस रेशियो में, वो किस रेशियो में है समझो। अगर हम 4 kg ए की क्वांटिटी ले रहे हैं, 1 kg बी की, 1 kg सी की, तो बी और सी मिला के कितना केजी हो गया? 2 kg। और ए का कितना केजी है? 4 kg। तो इसका जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा? अगर इनको मिला दें तो हमारे पास 2:1 का रेशियो हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज?
तो अब जो नया है, नया मतलब ये जिसमें ए, जिसका आपको निकालना है प्राइस, जिसको हम एक्स कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया बी, बी और सी को मिला के, बी प्लस सी को मिला के उसका कितना आ रहा है एवरेज, 86 आ रहा है। क्लियर हुआ ये चीज। और मीन दोनों का गिवन है, वो कितना गिवन है, 94 गिवन है। क्लियर ये चीज। तो उसमें डियरर और चीपर वाला कौन कौन सा है, डियरर वाला कौन सा होगा, ए। चीपर वाला कौन सा होगा, ये। क्यों ये चीपर होगा, क्योंकि मीन से वो सस्ता है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज। तो ये हो गया आपका सी, ये हो गया आपका डी, डियरर जिसको हमने एक्स लिया, और ये हो गया आपका एम। क्लियर ये चीज। और ये जो रेशियो है, ये रेशियो भी आपको गिवन है 4:2, या जिसको हम 2:1 भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ ये चीज। तो नेगेटिव आएगा मेरे ख्याल से, आपके रिजल्ट में कुछ चेंज होगा। क्लियर ये चीज। ओके, फर्दर क्या हो जाएगा, देखो यहां पर d माइनस एम, सो d माइनस एम मतलब ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय m माइनस सी। तो ये क्या हो जाएगा, 94 माइनस 86, दैट इज इक्वल्स टू 2/1। सो d माइनस 94 इज इक्वल्स टू, ये डिफरेंस कितना आ जाएगा, 6 प्लस 4 8, 8 टू सा कितना हो जाएगा 16। तो वो उधर जाएगा, d इज इक्वल्स टू, आंसर क्या आएगा 110, 110 रुपीज, 110 पर केजी। चेक करना आंसर कितना आ रहा है आंसर। मैंने उल्टा लिख दिया क्या कुछ, नहीं नहीं नहीं, d माइनस एम, m माइनस सी। एक मिनट रुक जाओ, कैलकुलेशन चेक करने दो। वैल्यूज चेक करो एक बार, सही लिखा है कि नहीं। 8290, एवरेज कितना आ जाएगा, 86। ठीक है, 86। ओके, अच्छा 86, और ये हो गया एक्स। एट्टी सिक्स तो ठीक है, 86, और ये रेशियो है 4:2। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ता हूँ। वेराइटीज ए बी एंड सी ऑफ राइस आर मिक्स टुगेदर रेस्पेक्टिवली, कॉस्ट प्राइस ऑफ बी इज दिस, सी इज दिस, इफ द प्राइस ऑफ मिक्सचर इज, नहीं कुछ कैलकुलेशन में गलती है या क्या गलती, एक बार चेक करना पड़ेगा। देखो तो, समझ में आ रहा हो तो। और कोई उससे कौन सा, बी और सी का निकाला है ना। बी और सी का एवरेज कॉस्ट प्राइस, हाँ, नहीं वो सही निकाला है। क्या बोल रहे हो, एक 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 मिनट, एक मिनट ना, एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, शायद मैं समझ गया कहाँ गलती है। ये 2/1 या 1/2 होगा ना, एक मिनट ना, हाँ ये हो जाएगा 1/2। तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा, डिफरेंस आएगा कितना आएगा, 8 आएगा ना। हाँ 8, तो ये क्या हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 98। यस करेक्ट। 1/2 क्यों होगा, बताओ क्यों होगा 1/2। करेक्ट, चीपर बाय डियरर। तो अभी ये जो रेशियो है 4:2, वो डियरर बाय चीपर का रेशियो है ना, 2:1। तो चीपर बाय डियरर का उसका उल्टा होगा, तो वो क्या होगा 1/2। अरे तो उससे कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ेगा। नहीं मैं उसके कारण कंफ्यूज नहीं हुआ, मैं एक्चुअली जो क्वेश्चन में गिवन था वैसे ही लिखते चला गया, वो चीज नहीं देखा। ठीक है रिया, डी उधर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा या इधर लिखने से।
हाँ नहीं नहीं, देखो आपको ये फॉर्मूला अगर याद है ना तो उसको कहीं भी लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ठीक है, देखो मैं कैसे याद रखा हूं मैं बता देता हूं। तीन प्राइसिंग है, सबसे बड़ी माइनस बीच वाली अपॉन बीच वाली माइनस सबसे छोटी, ऐसा याद रखा है मैंने। ठीक है, ओके हो गया। ये समझ में है ना, ये चीज, ये गलती में ध्यान रखना आप लोग भी। फॉर्मूले में ना चीपर का जो रेशियो वो न्यूमरेटर में। रुक जाओ, 5 मिनट बाद देता हूँ, ठीक है। 5 मिनट बाद फिजिक्स की क्लास चालू होगी दूसरे रूम में, तो मुझे थोड़ा सेटअप करना पड़ेगा, तो उस समय दे दूंगा ब्रेक। ओके इस टॉपिक को खत्म कर दे, हम कुछ एक क्वेश्चन और ले लें क्या। क्वेश्चन नंबर जैसे 12, 16, 18 ये कुछ मैंने आइडेंटिफाई किया था, डिफरेंट टाइप के हैं। अच्छा इसमें वाला भी एक बच गया ना, डाइल्यूशन वाला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन नंबर 12 कर लो एक बार सॉल्व। हाँ 10th और 11th ये इसी टाइप का है, रेशियो वाला ही। पहले एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई कर लो, ठीक है। फिर एक काम करता हूँ, एक डाइल्यूशन का करवा देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर ब्रेक देता हूँ, फिर उसके बाद जो बचे हुए इसके बोलोगे तो ये, नहीं तो प्रोबेबिलिटी बोलोगे तो प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में भी लगेगा 25 क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है 20 में कम से कम। हाँ ओके ठीक है, चलो जल्दी से पहले इस चैप्टर का ना हम लोग एक क्वेश्चन वो ले लेते हैं, रिपीटेड डाइल्यूशन का क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। सो इधर ध्यान से समझना क्या लिखा हुआ है। हाँ इन लोगों का एंड होने के बाद फिर डाउट्स रख दूंगा, ठीक है। क्या लिखा है आफ्टर, ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना जो आपको बुक में पेज नंबर 21 में गिवन है। पेज नंबर 21 बोर्ड लेटर्स में दिख रहा होगा। आफ्टर आफ्टर एन number of repeated after n number of repeated dilution, repeated dilution, repeated dilution, the quantity of pure liquid, the quantity of pure liquid is equals to x1 minus y upon x raised to power n unit. Here x is actual quantity of liquid available, y is quantity of liquid taken out. एक्चुअली मैंने क्या डाल दिया था कि प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे ना, उसके में आ नहीं रहा प्रोबेबिलिटी, और मैंने स्टार्ट कर दिया ये वाला, ठीक है। इसलिए रिकॉर्डिंग किया है। इस वाले टॉपिक के बाद जो है ना, यहाँ स्टॉप करके प्रोबेबिलिटी ऑफलाइन में मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक क्लियर। ओके ये फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, इसमें तीन चीजें। पहला तो ये कि एक्चुअल क्वांटिटी लिक्विड की कितनी थी प्रीवियसली, कितनी क्वांटिटी निकाल रहे हैं, और एन मतलब कितने बार निकाल रहे हैं। क्लियर ये चीज। तो इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। आप एग्जांपल नंबर 11 ही रेफर कर सकते हो। तो एग्जांपल नंबर 11 देखना अपनी बुक में क्या लिखा हुआ है। एग्जांपल नंबर 11 है, अ कंटेनर कंटेन्स 50 liter of milk
तो वो जो 50 लीटर ऑफ मिल्क है वो एक्चुअली आपका x हो गया, x इज इक्वल्स टू क्या हो गया 50। क्लियर ये चीज? फिर उसके बाद क्या लिखा है, फ्रॉम द कंटेनर 10 लीटर्स ऑफ मिल्क वॉज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। तो उस कंटेनर में से 10 लीटर ऑफ मिल्क निकाल रहे हैं और उसको वाटर से रिप्लेस कर रहे हैं, तो वो y हो गया, y इज इक्वल्स टू क्या हो गया 10। क्लियर यहां तक? अब इसके बाद क्या लिखा है, द प्रोसेस इज रिपीटेड 2 more times। इसको 2 बार रिपीट कर रहे हैं, 2 more times, मतलब 3 टाइम हो गया ना, एक बार किया और 2 more times, मतलब n इज इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया। क्लियर हुआ ये चीज? ओके। अब क्या लिखा है आगे, हाउ मच मिल्क इज नाउ लेफ्ट इन द कंटेनर। तो अब कितना मिल्क बच गया कंटेनर में, तो आपको सिंपली ये तीनों चीजें इस फॉर्मूले में पुट करनी है। मिल्क लेफ्ट इन कंटेनर is equal to x, that means 50, 1 minus y upon x, that is 10 upon 50 whole raised to power 3, और फर्दर ये हो जाएगा 50, ये 1 minus 1/5 और 4/5 क्यूब, 4 4 जा 16, 4 जा 64 डिवाइडेड बाय 25 into 5, 25 1 जा 25 2 जा 128 upon 5, ऐसे ही आ रहा है क्या? हाँ, एक्चुअल क्वांटिटी इनिशियली जो लिक्विड की थी, प्योर लिक्विड की थी। हाँ, क्या? अच्छा, ब्रेक बोल रहे हो क्या? ओके, दे रहा हूं। ये समझ में आ गया? एक काम करो, अब ब्रेक में तुम लोग ये 2 क्वेश्चंस बना लो, क्वेश्चन नंबर 18 और 19 खत्म करो, फिर हम नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, प्रोबेबिलिटी। मैं रिकॉर्डिंग अभी ऑफ कर देता हूँ, नेक्स्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी का रहेगा फिर।